BDS यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः बेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है बेटा पहले ही आपको कि आपके लिए SS मैं यहाँ पढ़ाने के लिए अवेलेबल हूँ। दूसरी बात बेटा मैंने आपको है ना आपकी जो 4 बुक्स हैं उन चारों बुक्सों में देखना बेटा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। समझ में आ गया। ज्योग्राफी के अंदर आपको चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें भी याद रखना बेटा पहला चैप्टर जो है आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया। दूसरे वाले चैप्टर का नाम है ब्लैक बोर्ड में मैंने आपको लिखा हुआ है और आपने भी अपनी नोटबुक में उतार रखा होगा। समझ में आ गया। चैप्टर का नाम क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप। समझ में आ गया। भारत का भौतिक स्वरूप है ना। और भारत के भौतिक स्वरूप या भारत को बात करें कि जब भौतिक स्वरूपों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है तो याद रखना बेटा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भारत को भौतिक स्वरूपों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। कि कहने की बात यह है कि भारत का जो धरातल है वो सर्वत्र समान नहीं है। समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि भारत में कहीं पर्वत है, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, कहीं तटीय मैदान और कहीं द्वीप समूह मालाएं आदि पाए जाते हैं। आगे समझ में आपको ना। सुनिए अगली बात बेटा कि भारत को भौतिक भागों की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है जिसमें पहला आता है बेटा हिमालय पर्वतमाला। ठीक है। हिमालय पर्वतमाला जो कि नवीनतम मोड़दार बलित पर्वतमाला का क्या मानी जाती है, उदाहरण मानी जाती है। दूसरा भौतिक भाग आता है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा आता है थार का मरुस्थल। चौथा आता है दक्षिण का प्रायद्वीप या पठारी भाग। और 5वां आता है बेटा आपका क्या, तटीय मैदान। समझ आ गया। तटीय मैदान। और तटीय मैदान जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा है ना। दोनों साइड से हमें तट लेने हैं। इधर तो हो जाता है पश्चिमी तट और इधर हो जाता है बेटा आपका ये कौन सा, पूर्वी तट। कौन सा हो जाता है, पूर्वी तट। और इधर हो जाता है बेटा आपका कौन सा तट, पश्चिमी तट। समझ में आ गया। और इन दोनों तटों को मिलाकर के भारत का 5वां भौतिक भाग बन जाता है जिसका नाम है तटीय मैदान। समझ में आ गया। इसके अलावा बात करूं तो अगला 6वां भाग, कौन सा भाग, 6वां भाग निकल के आता है द्वीप समूह मालाएं। ठीक है। और द्वीप समूह मालाओं का मतलब क्या होता है कि भारत के अर्थ में बेटा तीनों ओर क्या पाई जाती है, जलराशि पाई जाती है ना। इधर पश्चिम की बात करें तो अरब सागर, भारत के बिल्कुल दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर और भारत के पूर्व में बात करें तो क्या बेटा बंगाल की खाड़ी। तो इसका मतलब भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, द्वीप समूह पाए जाते हैं या द्वीप पाए जाते हैं। तो 6वां भाग कौन सा बन जाता है बेटा, भारत के भौतिक स्वरूप का 6वां भाग कौन सा बन जाता है, द्वीप समूह मालाएं। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था नॉर्मली क्लास में चलते टाइम है ना। दूसरी बात देखना बेटा आपको मैंने होमवर्क कराना स्टार्ट कर दिया था है ना। आपने नोटबुक में बहुत सारे प्रश्न जो हैं ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं तो देखना बेटा मैंने आपको वहाँ पे ये भी बता दिया कि खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बता दिया है ना कि खादर का मतलब क्या होता है कि ये नवीनतम जलोढ़ क्षेत्र होते हैं जबकि बांगर कैसे होते हैं, पुरातन जलोढ़ क्षेत्र होते हैं। खादर अपने आप में वे क्षेत्र होते हैं जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मृदा जो है कहूँ तो बेटा जल जो है पहुँच जाता है। समझ में आ गया। जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई क्या बेटा, समझ में आ गया, जल जो है पहुँच जाता है। यहाँ मृदा की परतों का क्या होता रहता है, नवीनीकरण होता रहता है। इसका जस्ट उल्टा कीजिए, क्या बन जाएगा कि बांगर जो है अपने आप में वे क्या होते हैं बेटा, क्षेत्र होते हैं जहां समझ में आ गया नदियों के द्वारा बहाकर लाया हुआ जल जो है प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। या कहूँ तो बेटा इन क्षेत्रों में मृदा की परतों का लगातार कोई नवीनीकरण नहीं होता है। समझ में आ गया। बांगर क्षेत्र कहलाते हैं। समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि भावर क्षेत्र या भावर का मतलब क्या होता है, भावर का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि भावर का मतलब होता है कि जो आपकी शिवालिक श्रेणियां हैं इन शिवालिक श्रेणियों से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, समझ में आ गया, ये कंकड़ों का, पत्थरों का और साथ में साथ जलोढ़ पंख का क्या करती हैं, निक्षेप करती हैं, जमाव करती हैं। यार तो इसे क्या कहा जाता है, भावर क्षेत्र कहा जाता है। और भावर का दक्षिणतम भाग जो कि अत्यंत क्या होता है, दलदली होता है, उसे तराई प्रदेश कहा जाता है। आ गया। यहाँ तक मैंने आपको ऑलरेडी ऐड करा रखा है, मैं केवल रिवाइज कर रहा हूँ उसका है ना, ताकि मैं अगला जो अपना टॉपिक है उस पर बढ़ सकूँ। आ गया ना बेटा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, ना तो महाद्वीप थे ना महासागर थे, है ना बेटा।
अच्छा, तो क्या था, ठीक है ना, तो था क्या था बेटा, एक विशाल स्थलखंड था, समझ में आ गया, विशाल स्थलखंड था, जिसको मैंने कहा था बेटा, ये मान लो आपका पूरा कंप्लीट क्या हो जाता है, विशाल स्थलखंड, जिसको मैंने कहा था बेटा पेंजिया नामक एक विशाल क्या हुआ करता था, आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले एक विशाल स्थलखंड हुआ करता था, जिसे पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे पेंजिया कहा जाता है, समझ में आ गया। और पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड जो है याद रखना बेटा, इसको कितने भागों में बांटा जाता है, या पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड जो है कितने भागों में बढ़ जाता है बेटा, 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो पेंजिया का उत्तरी भाग, पेंजिया का उत्तरी भाग ऊपर वाला, समझ में आ गया, तो पेंजिया का उत्तरी भाग तो कहलाता है लॉरेशिया, या इसी को कहा जाता है अंगारा भूमि, और पेंजिया के दक्षिणी भाग को कहा जाता है गोंडवाना भूमि, समझ में आ गया। तो जो आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ये कौन सी भूमि का अवशेष माना जाता है, गोंडवाना भूमि का अवशेष माना जाता है, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड के चारों ओर, बताया था मैंने आपको, पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड के चारों ओर एक महासागर लहराता था, है ना, एक महासागर लहराता था, जिसका नाम है पैंथालासा महासागर, है ना, क्या नाम आ जाएगा बेटा, पैंथालासा महासागर। तो पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड के चारों ओर एक विशाल महासागर लहराता था, जिसको हमने काय का नाम दे दिया, पैंथालासा महासागर। काय का नाम दे दिया बेटा, पैंथालासा महासागर, क्लियर। और पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड की, अगला सुनना बेटा ना, पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड के मध्य भाग में, है ना, मध्य भाग में भी याद रखना बेटा एक छोटा सा सागर लहराता था, एक छोटा सा सागर लहराता था, इसका नाम क्या है, टेथिस सागर, लिख दिया मैंने आपको, है ना, टेथिस सागर, समझ में आ गया। तो सॉरी बेटा, पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड के मध्य भाग में टेथिस सागर, एक छोटा सा सागर लहराता था, जिसको मैंने काय का नाम दे दिया, टेथिस सागर, ठीक है ना। और टेथिस सागर जो है इसमें एकत्रित, है ना, टेथिस सागर में एकत्रित, याद रखना बेटा, काय की अवसादों की, है ना, क्या होने के कारण, ऊपर उठने के कारण, है ना। तो टेथिस सागर में एकत्रित किनके बेटा, अवसादों के ऊपर उठने के कारण, है ना, क्या हो बेटा, हिमालय पर्वतमाला का क्या होता है, जन्म होता है। बोलो, ये बात आपको ऑलरेडी बताई कि नहीं बताई, हो गया ना। तो टेथिस सागर में एकत्रित अवसादों के, याद रखना बेटा, काय के कारण, अवसादों के ऊपर उठने के कारण, याद रखना बेटा, कौन सी पर्वतमाला का जन्म होता है, हिमालय पर्वतमाला का जन्म होता है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया बेटा कि राजस्थान में विशेषतः, राजस्थान के अंदर विशेषतः जो खारे पानी की क्या पाई जाती है, झीलें पाई जाती हैं, समझ में आ गया। जैसे सांबर झील है, समझ में आ गया, जैसे डीडबाना है, जैसे कुचामन है, समझ में आ गया, जैसे पंचपदरा है, जैसे लूणकरण सर है, समझ में आ गया, जैसे बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान के अंदर खारे पानी की। और सबसे बड़ी झील है बेटा खारे पानी की राजस्थान की बात करें तो सांबर झील, समझ में आ गया। ये खारे पानी की जो झीलें हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से क्या बनाया जाता है बेटा, सर्वाधिक मात्रा में नमक बनाया जाता है, क्योंकि इन झीलों का जो जल है बेटा नमकीन लवणीय होता है, समझ में आ गया, लवणीय होता है, इसलिए क्या बनाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में इन झीलों के पानी से नमक तैयार किया जाता है, आ जाएगा। तो ये खारे पानी की जो झीलें हैं, कभी कभी आपको अगर प्रश्न बन जाए, है ना, ये प्रश्न कैसे बन जाए कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं ये कौन से सागर का अवशेष मानी जाती हैं, तो याद रखना बेटा आपको दोबारा से आंसर कौन सा निकालना है, कौन से सागर का अवशेष मानी जाती हैं, टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। यहाँ तक जो है मैंने आपको करा दिया है। देखा बेटा पेंजिया क्या होता है, पेंजिया के बारे में बता दिया, है ना। दूसरा मैंने आपको बेटा इधर देखिए कि अंगारा भूमि और लॉरेशिया भूमि क्या होती है, इसका बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गोंडवाना भूमि किसे कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले से बता दिया। टेथिस सागर, पेंजिया के मध्य भाग में एक छोटा सा सागर लहराता था, जिसे क्या कहा जाता है, समझ में आ गया, जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। और पेंजिया नामक विशाल स्थलखंड के चारों ओर, याद रखना बेटा, एक विशाल महासागर लहराता था, जिसको हमने काय की संज्ञा दे दी, बोलो, जिसको हमने संज्ञा दे दी बेटा काय की, पैंथालासा महासागर की, समझ में आ गया। अच्छा, और भी मैंने आपको प्रश्न ऐड कराए थे, रिवाइज कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं सीधा टॉपिक पे आ जाऊँगा ना बेटा। इसके बाद में मैंने आपको प्रश्न बताया था कि अगर बात करूँ बेटा वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी की, समझ में आ गया, वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम मैंने आपको बताया था बेटा, पर्वत चोटी का नाम बराबर क्या है बेटा, माउंट एवरेस्ट, समझ में आ गया। पर्वत चोटी का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है बेटा, माउंट एवरेस्ट,
समझ में आ गया। माउंट एवरेस्ट जो कि याद रखना बेटा मैंने आपको बता रखा है कहाँ पे है, नेपाल में, है ना। और नेपाल में इस पर्वत चोटी को याद रखना बेटा सागर माथा व गौरी शंकर भी कहा जाता है, समझ में आ गया। इसके अलावा इस पर्वत चोटी का नामकरण जो है कब और किसने किया था, लगभग 1849 से 1855 के मध्य, समझ में आ गया। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर जॉर्ज थॉमस, लिखा रखा मैंने आपको, है ना बेटा, सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा, या कहें तो इनके नाम पर ही चोटी का नाम क्या पड़ गया, माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची क्या है बेटा, पर्वत चोटी है। कहाँ पे है, स्थिति कहाँ पे है, नेपाल में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, मैंने आपको बता रखा है बेटा 8,848 मीटर। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ बेटा कि भारत की, है ना, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, है ना। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अगर माने तो, है ना, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2, या इसी को कहा जाता है बेटा गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। आपको मैंने करा रखा है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। क्या कहा जाता है बेटा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 कह दो, ऑब्लिक लगा के मैंने इसका दूसरा नाम लिखा हुआ है गॉडविन ऑस्टिन, समझ में आ गया। ये पर्वत चोटी जो है याद रखना बेटा कहाँ पे है, POK, कहाँ पे है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहाँ पे है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, समझ में आ गया। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। मैंने आपको करा रखा है पहले, है ना, 8,611 मीटर, समझ में आ गया। तो भारत की अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माने तो उसका नाम क्या निकलेगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, समझ में आ गया। ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर, समझ में आ गया। अब बात यहाँ ये आती है कि भारत की ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कहाँ पे चली जाती है, लगभग मैं कहूँ तो बेटा ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। यानी कि जो ऊपर आप राज्य देखते हैं, समझ में आ गया, ऊपर जो आप राज्य देखते हैं उसका लगभग मैंने आपको डैश डैश करके बताया है, ये रहा, समझ में आ गया। लगभग कश्मीर का ये वाला भाग जो है, समझ में आ गया, ये वाला भाग जो है इधर याद रखना बेटा कौन से देश के कब्जे में है, समझ में आ गया, पाकिस्तान के कब्जे में है, समझ में आ गया, या पाकिस्तान के अधिकार में है। इसीलिए याद रखना बेटा इसे ही क्या कहा जाता है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर, है ना। POK का फुल फॉर्म निकाल देना, पाक अधिकृत कश्मीर, समझ में आ गया। पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण, है ना, इसे अपन लगभग भारत की सर्वोच्च चोटी जो है ना मानते हुए, इसके बाद में अगर बात करें कि K2 के बाद में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी निकल के आती है, समझ में आ गया। इसके बाद में K2 के बाद में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निकल के आती है, इसका नाम है बेटा कंचनजंगा, ठीक है। कौन सी है, कंचनजंगा, कौन सी है बेटा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है रखना बेटा भारत के कौन से राज्य में है, सिक्किम में, किसमें है, सिक्किम में। कंचनजंगा जो है भारत के कौन से राज्य में है बेटा, सिक्किम में। अच्छा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर कंचनजंगा की, समझ में आ गया। तो K2 गॉडविन ऑस्टिन जब कहाँ चली जाती है, पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है, तो उसके बाद में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बराबर क्या आता है बेटा, कंचनजंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है, समझ में आ गया। कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में है, और ऊंचाई कितनी है बेटा इसकी, 8,598 मीटर। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात यहाँ चलते चलते, ठीक है बेटा, अब यहाँ चलते चलते बात जो है थोड़ी सी देर अपन कर लेते हैं राजस्थान की, समझ में आ गया। तो ये आ गया बेटा आपका राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान आ गया ये, है ना। और राजस्थान की भी याद रखना बेटा सबसे ऊंची हमें क्या निकालनी है, पर्वत चोटी। तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बेटा गुरु शिखर, है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, समझ में आ गया। और गुरु शिखर जो है, ठीक है, इसकी लोकेशन निकालें तो मैंने आपको पहले ही बता रखा बेटा, माउंट आबू, और राजस्थान का जिला निकालें तो आ जाता है सिरोही। कौन सा आ जाता है, सिरोही। तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बराबर क्या है बेटा, गुरु शिखर। माउंट आबू सिरोही में यह पर्वत चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई निकालें तो मैंने आपको पहले ही बता रखा बेटा कितना है, 1722 मीटर। कितना है, 1722 मीटर। और इसी पर्वत चोटी को, है ना, कौन सी पर्वत चोटी को, गुरु शिखर को, है ना, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के इतिहास के पिता में, ध्यान से सुनना, है ना, मैंने आपको बताया था क्लास में, है ना बेटा, क्या बताया था कि राजस्थान के इतिहास के पिता में कर्नल जेम्स टॉड, है ना, मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ। तो राजस्थान के इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है, या पिता में है किसे कहा जाता है, कर्नल, याद रखना बेटा, कर्नल जेम्स टॉड। प्रश्न को बना लेना भले ही आप, है ना।
तो प्रश्न क्या बना लेना कि राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इनकी पुस्तक का नाम है, आपके सिलेबस में नहीं है ना, पुस्तक का नाम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनके बड़े भाई बहन कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन लेवल का ये प्रश्न बन जाता है ना बेटा। तो क्या प्रश्न बन गया कि प्रश्न ये बन जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम है ना, क्या निकाला मैंने आपको बेटा? एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। समझ में आ गया? तो ये कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम है, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने है ना राजस्थान की इस सबसे ऊंची पर्वत चोटी को, कौन सी को? गुरु शिखर को। समझ में आ गया? गुरु शिखर को बराबर बेटा काय की संज्ञा दी है या क्या कहा है? संतों का बराबर क्या कहा है? शिखर कहा है। समझ में आ गया? संतों का क्या कहा है बेटा? शिखर कहा है। ये भी प्रश्न ऐड कर लेना है ना। तो प्रश्न क्या बनाओगी? बनाना बेटा कि कर्नल जेम्स टॉड ने है ना गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है राजस्थान में, इसको क्या कहा? तो सीधा सीधा प्रश्न बना देना, कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को किसकी संज्ञा दी है, ऐसे बना देना है ना। तो किसकी संज्ञा दी है निकाल देना बेटा। इसे क्या कहा है? राजस्थान के इतिहास के पितामह कौन? कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने गुरु शिखर को बराबर काय की संज्ञा दी है। निकाल देना बेटा, काय की संज्ञा दी है, संतों के शिखर की संज्ञा दी है, या कहूँ तो बेटा संतों का क्या कहा है? शिखर कहा है। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, इसके बाद आगे चल रहा हूं मैं, है ना। ये प्रश्न ऐड कर लेना बेटा कि कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को क्या कहा है, तो लिख देना बेटा संतों का शिखर कहा है ना। तो ये लगभग इस चैप्टर के अंदर जो है मैंने आपको यहाँ तक जो सारे टॉपिक हैं ऑलरेडी समझा रखे हैं। समझ में आ गया? अब चलते हैं अपन आगे, है ना, सिलेबस के अंदर आगे चलते हैं। और आगे चलते हुए बेटा अपना अगला प्रश्न ये है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, या कहूँ तो बेटा साथ में साथ एक और है बेटा विंध्याचल की पहाड़ियाँ। समझ में आ गया? इन दोनों पहाड़ियों के बीच में कौन सा पठार स्थित है, प्रश्न बनाना है हमें अगला, ठीक है ना बेटा। तो प्रश्न बनाइए बेटा अगला कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में, क्वेश्चन अगला है ना, अरावली एवं विंध्याचल, अरावली एवं विंध्याचल की पहाड़ियों, अरावली एवं विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है, ठीक है, कौन सा पठार स्थित है, ठीक है बेटा। तो अरावली और विंध्याचल दो पर्वत श्रेणियां हैं, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला। इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है, पठार का नाम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आंसर लिख दीजिएगा बेटा, यहाँ आंसर आ जाएगा मालवा का पठार। किसका पठार? मालवा का पठार। बता लो आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है बेटा अपना, अगला प्रश्न इससे भी ज़्यादा इसी है, देखना बेटा कि भारत के उन द्वीपों के नाम बतलाइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। प्रश्न बना देता हूँ मैं आपको ना, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए, नाम बताइए जो काय के हैं, जो प्रवाल भित्ति के हैं, जो प्रवाल भित्ति के हैं या प्रवाल भित्ति के द्वारा बने हुए हैं, प्रवाल भित्ति के हैं, लिख दिया मैंने आपको यहाँ पे, है ना। आपको प्रश्न में जो चीज़ समझानी होगी मैं समझाऊंगा आपको, है ना, तभी जाकर के आपको प्रश्न का आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखना बेटा, तो भारत के उन द्वीपों का नाम बतलाइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। समझ में आ गया? प्रवाल भित्ति का मतलब प्रवाल, ये देखना बेटा प्रवाल, है ना। प्रवाल अपने आप में क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होता है। समझ में आ गया? एक जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है। समझ में आ गया? बहुत कम समय तक जीवित रहता है और छिछले समुद्रों में और उष्ण जल में, है ना, छिछले समुद्रों में और उष्ण जल में यह जो है पाया जाता है। अब ये प्रवाल नामक जो जीव है, समझ में आ गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ का क्या करता है? स्राव करता है। समझ में आ गया?
कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है। समझ में आ गया। और इसके द्वारा होने वाला जो स्राव है, समझ में आ गया, इसी स्राव के द्वारा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करता है और इसी स्राव के द्वारा या कहूँ तो बेटा अपनी अस्थियों के द्वारा, समझ में आ गया, या अपनी अस्थियों को क्या करने से, निक्षेपित करने से, या अस्थियों के निक्षेप से, समझ में आ गया, क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया ना, दोबारा सुनना, समझ में आ जाएगा ना, कि प्रवाल एक जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है, कम समय तक जीवित रहता है। समझ में आ गया। छिछले समुद्रों और उष्ण जल में यह क्या होता है बेटा, विकसित होता है। आ गया। इसके अलावा मैंने आपको बात की बेटा क्या, कि ये जो आपका प्रवाल नामक जीव है, ये बेटा काय का स्राव करता है, कैल्शियम कार्बोनेट नामक, समझ में आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ का स्राव करता है। और इसी स्राव के द्वारा वह किसके द्वारा, अपनी अस्थियों के द्वारा, समझ में आ गया, एक टीले का बराबर क्या करता है, निर्माण करता है। या कहूँ तो बेटा एक टीले को क्या करता है, निक्षेपित करता है। समझ में आ गया। जिसे ही यार बेटा क्या कहा जाता है, प्रवाल कहा जाता है या प्रवाल भित्ति कहा जाता है। आ गया। तो प्रवाल भित्ति का द्वीप, है ना, तो भारत में उन द्वीपों के नाम बतलाइए जो काय के हैं, प्रवाल भित्ति के हैं। समझ में आ गया। तो निकाल देना बेटा, देखना, लक्षद्वीप समूह, आंसर आएगा बेटा लक्षद्वीप समूह। ठीक है। और लक्षद्वीप समूह में भी आपको आगे लिखना है, समझ में आ गया, अंदर लकाद्वीप, मिनिकॉय, लकाद्वीप आगे लिखना बेटा मिनिकॉय। ठीक है ना। लकाद्वीप के बाद आगे लिखना बेटा मिनिकॉय। लकाद्वीप लिख दिया, मिनिकॉय। ठीक है ना। लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप कोष्टक में बंद कर देना। समझ में आ गया। तो लक्षद्वीप समूह और कोष्टक में लिख देना बेटा, मैंने लिख रखा आपको लकाद्वीप या लकाद्वीप, है ना। इसके बाद में आगे क्या आ गया, मिनिकॉय, और उसके बाद में क्या आ गया बेटा, अमीनी द्वीप। ठीक है ना, अमीनी द्वीप। और लास्ट में लिख देना बेटा प्रश्न के अकॉर्डिंग बराबर काय के द्वीप हैं या काय के बने हुए हैं बेटा, प्रवाल भित्ति के हैं। काय के हैं, प्रवाल भित्ति के, लिख देना बेटा क्या हैं, द्वीप हैं। ये लो साहब, आ गया प्रश्न का आंसर, है ना। तो भारत के उन द्वीपों के नाम बतलाइए जो प्रवाल भित्ति के हैं, है ना। तो इसमें आपने लिख दिया बेटा, एक तो आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, क्या आ जाएगा भाई, लक्षद्वीप। दूसरा लक्षद्वीप के पास में कोष्टक में आपने क्या लिख दिया बेटा, कोष्टक में ही आपने लिख दिया बेटा अमीनी द्वीप, मिनिकॉय, और क्या जाएगा, लकाद्वीप। आ गया। तो यहाँ तक निकाल देना बेटा। इसे ही जो है क्या कहा जाता है, प्रवाल भित्ति के जो है बेटा क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। समझ में आ गया। अगला देखना बेटा, अगला प्रश्न है बेटा अपना, दक्कन ट्रैप क्या है, दक्कन ट्रैप क्या है। ठीक है ना। प्रश्न को नोटिस कर लीजिए बेटा, दक्कन ट्रैप क्या है। इसका आंसर मैं आपको समझा देता हूं। पहले प्रश्न को बता लेना बेटा कि दक्कन ट्रैप क्या है। दक्कन ट्रैप क्या होता है कि सीधा सीधा इस प्रश्न का आंसर है ना, इधर देखिए बेटा, आप सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर चाहूंगा बेटा, है ना, कि जो हमारा क्या रखना बेटा, नीचे इधर त्रिभुजाकार आकृति में, है ना, जो त्रिभुजाकार आकृति में पठारी भाग फैला हुआ है, इसे कहा जाता है दक्षिण का प्रायद्वीप या पठारी भाग, है ना। और दक्षिण के प्रायद्वीप या पठारी भाग का आकार कैसा होता है, आकार कैसा होता है, समझ में आ गया, आकार जो है त्रिभुजाकार होता है। इस दक्षिण के प्रायद्वीप या पठारी भाग का आधार ऊपर की ओर होता है, उत्तर की ओर, समझ में आ गया, उत्तर की ओर। और इसी दक्षिण के प्रायद्वीप या पठारी भाग का कौन सा भाग, शीर्ष भाग, कौन सा भाग, शीर्ष भाग, कहाँ की ओर होता है, दक्षिण की ओर। तो मैंने दो वाले भागों की बात करी बेटा यहाँ पे, है ना, कौन कौन सी, कि दक्षिण के प्रायद्वीप या पठारी भाग का आधार तो कहाँ होता है, उत्तर में, और दक्षिण के प्रायद्वीप या पठारी भाग का शीर्ष भाग कहाँ होता है, दक्षिण में होता है। समझ में आ गया। और इस दक्षिण के प्रायद्वीप या पठारी भाग में, है ना, जो काली मृदा का क्या पाया जाता है बेटा, क्षेत्र पाया जाता है, काली मृदा। कौन सी मृदा, काली मृदा। और काली मृदा जो है यार रखना बेटा, काय के विखंडन से बनती है, लावा के विखंडन से बनती है, इसलिए काली मृदा को याद रखना बेटा लावा जन्य मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा वाले भागों में सर्वाधिक जो खेती की जाती है कपास की, काय की, कपास की। और कपास के बाद में मूंगफली व गन्ना की भी क्या की जाती है, खेती की जाती है। समझ में आ गया। तो अगला प्रश्न जो हमने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था बेटा,
कि दक्कन ट्रैप क्या है ना बेटा, कि दक्कन ट्रैप क्या है। तो दक्कन ट्रैप का आंसर क्या बनेगा बेटा, निकाल देना कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, है ना, जो काली मृदा के क्षेत्र हैं, समझ में आ गया, इन काली मृदा के क्षेत्रों को ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। जो कि याद रखना बेटा कौन सी चट्टानों, निकाल देना बेटा, जो कि आग्नेय चट्टानों से क्या होते हैं बेटा, बने हुए होते हैं। ठीक है, तो निकाल देना इसका आंसर बेटा, लिख दो, है ना, कि कौन दक्कन ट्रैप का मतलब क्या होता है कि प्रायद्वीपीय पठार, लिख देना बेटा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठारी भागों में मैंने बताया था ना आपको कि कौन सी मृदा के क्षेत्र को, प्रायद्वीपीय पठार में काली मृदा के क्षेत्र को, समझ में आ गया, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में काली मृदा के क्षेत्र को लिख देना बेटा क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है, जो कि लिख देना बेटा कौन सी सेलों से, आग्नेय सेलों से, जो कि आग्नेय सेलों से बने होते हैं, जो कि आग्नेय सेलों से बने होते हैं। आग्नेय सेल 3 प्रकार की सेलें होती हैं, आग्नेय सेलें, परतदार सेलें, और उसके बाद में आती हैं कायांतरित सेलें। सबसे पहले जो सेलों का निर्माण होता है कौन सी होती हैं, आग्नेय सेलें। समझ में आ गया, तो यहाँ सीधा सीधा प्रश्न का आंसर बन जाएगा अपना बेटा, उतार लेना आप कि दक्कन ट्रैप क्या है कि प्रायद्वीपीय पठारी भागों में, है ना बेटा, क्या हो जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठारी वाले भागों में जो काली मृदा के क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निकालिए बेटा, क्या कहा जाता है जी, दक्कन ट्रैप कहा जाता है, जो कि आग्नेय सेलों के द्वारा बने होते हैं। निकाल दिया जी। अगला प्रश्न भले ही बना देना बेटा, लावा जन्य मृदा का नाम बताइए, लावाजन्य मृदा का नाम बताइए, और आंसर लिख देना बेटा, लावाजन्य मृदा का नाम होता है काली मृदा। कौन सी मृदा, काली मृदा। ठीक है ना, काली मृदा। अब आप कहोगे कि सर लावा क्या होता है ना, नोटिस करने वाला प्रश्न है कि लावा क्या होता है, समझना बहुत जरूरी होता है बेटा, है ना, जितना माइंड से समझोगे ना वो बेटर रहेगा, रट्टाफिकेशन के बजाय, किसके बजाय, रट्टाफिकेशन के बजाय। जितना माइंड लगा करके कोई टॉपिक क्लियर करोगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बिल्कुल है, स्वाभाविक है ना। ठीक है बेटा, तो मैं आपको चलते चलते आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी दे देता हूँ बेटा कि लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है। ठीक है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, है ना। देखिए बेटा कि सपोज कीजिए बेटा ये हो जाती है अपनी धरातलीय सतह। कौन सी हो जाती है बेटा, ये हो जाती है अपनी धरातलीय सतह। और धरातलीय सतह से हम जब कहाँ जाते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में जाते हैं, आंतरिक भाग में जाते हैं। समझ में आ गया। तो पृथ्वी के जब हम कहाँ जाते हैं, आंतरिक भाग में जाते हैं, तो याद रखना बेटा कितने मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस का मतलब समझ में आ गया कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बढ़ जाता है। समझ में आ गया। तो अब आप खुद कल्पना कीजिए बेटा कि जैसे जैसे और अधिक हम कहाँ जाएंगे, बोलो, पृथ्वी के भूगर्भ में जाएंगे। समझ में आ गया। जैसे जैसे और अधिक हम पृथ्वी के भूगर्भ में जाते हैं या आंतरिक भाग में जाते हैं तो हमें तापमान में और भी अधिक क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है ना। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है अत्यंत उष्ण अवस्था में पाया जाता है, गर्म अवस्था में पाया जाता है। गर्म ही गैसें पाई जाती हैं, गर्म ही जल पाया जाता है, गर्म ही राख, गर्म ही कंकड़ और गर्म ही बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं। याद रखना बेटा कहाँ पे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। समझ में आ गया। अच्छा, जब तक ये जो मैंने आपको पदार्थों के नाम बताए हैं, है ना, अपनी गर्म अवस्था में जब तक ये कहाँ रहते हैं, समझ में आ गया, जब तक ये कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में रहते हैं, तो ये सभी पदार्थ जो हैं मिलकर के क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है ना। जब तक ये कहाँ उपस्थित हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही उपस्थित हैं, तब तक ये क्या कहलाते हैं बेटा, मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा। और जब यही मैग्मा, सुनना बेटा, है ना, जब यही गर्म पदार्थ जो है याद रखना बेटा, एक नली मार्ग के द्वारा
नली बना दी मैंने एक, है ना, क्या बना दी मैंने एक, जब यही गर्म पदार्थ जो है याद रखना बेटा एक काई के माध्यम से, एक नली मार्ग के माध्यम से, समझ में आ गया, और नली मार्ग के माध्यम से जब यही मैग्मा जो है याद रखना बेटा पृथ्वी के भूगर्भ से, समझ में आ गया, पृथ्वी के भूगर्भ से प्रकट होकर, समझ में आ गया, और पृथ्वी के भूगर्भ से प्रकट होकर याद रखना बेटा धरातलीय सतह पर प्रकट हो जाता है। और धरातलीय सतह पर प्रकट होने के बाद भी, मैंने आपको बता दिया, धरातलीय सतह पर क्या होने के बाद भी, प्रकट होने के बाद भी यह जो आपका याद रखना बेटा जो नली मार्ग के द्वारा जो मैग्मा बाहर निकल के आया है, यह मैग्मा जो है याद रखना बेटा धरातलीय सतह पर क्या होने के बाद, प्रकट होने के बाद एक विस्तृत धरातल पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। समझ में आ गया, एक विस्तृत धरातल पर फैल जाता है, और विस्तृत धरातल पर फैल जाने के बाद ठंडा होकर, समझ आ गया, ठंडा होकर जो है लिख देना बेटा क्या हो जाता है, ठंडा होकर विस्तृत धरातल में जम जाता है। तब जाकर के याद रखना बेटा ठंडा होकर जब ये जम जाता है उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, मैंने आपको यहाँ लिख दिया है लावा कहलाता है। क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। तो ये होता है मैग्मा, और जब यही मैग्मा जो है एक मुख्य नली मार्ग के द्वारा प्रकट होकर, समझ में आ गया, एक विस्तृत धरातलीय क्षेत्र पर फैल जाता है, और फैलने के बाद ठंडा होकर क्या हो जाता है, जम जाता है, तब जाकर के इसको अपन क्या नाम देते हैं, लावा। समझ में आ गया। और लावा के कैसे बेटा, विखंडन से, लावा के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, तो लिख देना बेटा कौन सी मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है ना। आगे इसी प्रश्न को आगे बढ़ाना चाहें तो लिख देना बेटा काली मृदा को, है ना। अगला प्रश्न मैं आपको लिख ही देता हूँ ना बेटा, क्योंकि आप पता नहीं कैसे ढंग से टैकल करोगे प्रश्न को, है ना। तो मैं प्रश्न बना देता हूँ खुद ही, है ना, कि काली मृदा को अन्य किन किन नामों से, काली मृदा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। देखना बेटा इसका आंसर मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो काली मृदा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, देखना बेटा, इसी को कहते हैं रेगर, रेगर मृदा, इसी को कहते हैं रेगुर, रेगुर मृदा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है कपास की काली मृदा, इसी को क्या कहा जाता है, कपास की, इसी को कहा जाता है बेटा कपास की, इसी को कपास की काली मृदा कहा जाता है, इसी को कपास की काली मृदा कहा जाता है। देखिएगा बेटा काली मृदा, और काली मृदा का रंग कैसा हो गया, काला होता है, लेकिन इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, रेगर मृदा, रेगुर मृदा, कपास की काली मृदा, ठीक है। अगला लिख देना बेटा, इसी प्रश्न के आंसर में भले लिखना चाहो तो काली मृदा वाले भागों में, इसी प्रश्न के आंसर में लिख देना भले, है ना, काली मृदा वाले भागों में, काली मृदा वाले भागों में लिख देना बेटा कपास व मूंगफली, कपास व मूंगफली व गन्ना की, क्या की बेटा, गन्ना की क्या की जाती है, खेती की जाती है। यहाँ तक बता लीजिए ना। तो काली मृदा वाले भागों में काई की खेती की जाती है, लिख देना बेटा काली मृदा वाले भागों में काई की खेती की जाती है, निकाल देना बेटा कपास व मूंगफली और गन्ना की क्या की जाती है, खेती की जाती है। समझ में आ गया, लिख दीजिए बेटा इसको, है ना। अगला प्रश्न जो मैं आपको कराने जाऊंगा बेटा उसका नाम है कि बरखान क्या है। एक प्रश्न और आपको मैं यहाँ से आगे कराऊंगा बेटा कि बरखान क्या है, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ, बरखान, बरखान क्या है। अब बरखान क्या होता है, यहाँ तक जो भी मैंने आपको प्रश्न कराए हुए हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के टॉपिकों को लिख लेना, कौन कौन से प्रश्न मैंने आपको बढ़ाए हुए हैं। रेगुलर क्लासें आएंगी जब तक आपकी स्कूल ओपन नहीं होती है तब तक, समझ में आ गया। होमवर्क फुल बटा फुल चलते रहना चाहिए और इनको रिवाइज भी करते रहना, हमें बात समझ में आ गई, इनको हमें रिवाइज भी करते रहना है। फेयर कॉपी जो आपने ऑलरेडी बना रखी है अपनी नोटबुक में पूरा होमवर्क ऐड होना चाहिए बेटा, समझ में आ गया। बाय द वे हम कभी फील्ड में आते हैं तो आपको होमवर्क चेक करेंगे, आपका होमवर्क पूरा मिलना चाहिए, समझ में आ गया। देखिए बेटा
एक प्रश्न और ले लेते हैं अपन कि बरखान क्या है, समझ में आ गया। अब बरखान अपने आप में क्या है, आकृति है। क्या है बेटा, एक आकृति है, समझ में आ गया। और बरखान जो आकृति है ये विशेषता याद रखना बेटा कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, समझ में आ गया। कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। देखना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ ना, ले लो, मैं और रुक जाता हूँ थोड़ा सा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अच्छा चलते हैं बेटा, आ गया ना। तो बरखान को और मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ बेटा, बरखान का मतलब क्या होता है ना। तो बरखान का आंसर बिल्कुल इजी है। ये बरखान जो होता है बनने वाली अपने आप में एक आकृति होती है बेटा। क्या होती है, आकृति। और ये आकृति जो है कहाँ बनती है, देखना बेटा कहाँ बनती है। यह आकृति जो है मैं आपको बता दूँ बेटा, बनती है थार का जो मरुस्थलीय भाग है, समझ में आ गया। थार का जो कौन सा भाग है, मरुस्थलीय भाग है, समझ में आ गया। थार के मरुस्थलीय भाग में, समझ में आ गया, थार के मरुस्थलीय भाग में, ठीक है। तीव्र गति से क्या प्रभावित होती हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा राजस्थान, ठीक है ना। और राजस्थान और विशेषता याद रखना बेटा, कौन से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, समझ में आ गया। अरे काई का मरुस्थल पाया जाता है, थार का मरुस्थल पाया जाता है, समझ में आ गया। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, थार का मरुस्थल, है ना। भारत और भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में राज्य निकल के आता है राजस्थान। और राजस्थान के भी कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में, समझ में आ गया। राजस्थान के भी पश्चिमी भाग में भारत का महान मरुस्थल फैला हुआ है जिसका नाम है थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल में यार बेटा तीव्र गति से क्या प्रवाहित होती हैं, पवनें प्रवाहित होती हैं, समझ में आ गया। और ये तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवनें क्या करती हैं, एक स्थान की मृदा को दूसरे स्थान पर ले जा करके रखने का या उड़ाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं, समझ में आ गया। तो क्या होता है, बालू के क्या बन जाते हैं, बालू का मतलब रेत के क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। बालूका के क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। कहाँ, थार के रेगिस्तान में बालू के बड़े बड़े क्या बन जाते हैं बेटा, बालू के, है ना, काई के भाई, बालू के, ठीक है। बालू के बराबर क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। और वो भी याद रखना बेटा कैसी आकृति में, अर्ध चंद्राकार आकृति में, समझ में आ गया। कैसी आकृति में, अर्ध चंद्राकार। अर्ध चंद्राकार का मतलब आधे चंद्रमा की आकृति की भांति, समझ में आ गया, आधे चंद्रमा की आकृति की भांति। बालू के बड़े बड़े यार रखना बेटा कैसे आकार में, अर्ध चंद्राकार आकार में क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, जिन्हें ही याद रखना बेटा क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। तो आंसर लिख देना बेटा, है ना, काई का, बरखान का, काई का बेटा, बरखान का आंसर लिख देना बेटा। यानी कि बालू के मरुस्थलीय भागों में लिख देना बेटा, मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय भागों में बालू के अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार टीलों को ही, अर्धचंद्राकार टीलों को ही लिख देना बेटा। लास्ट में क्या कहा जाता है, बरखान, बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। यहाँ तक आंसर उतार लेना बेटा, ठीक है। बरखान समझ में आ गया होगा आपको, है ना, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको आगे फिर लेके आते हैं, है ना बेटा। अपना होमवर्क पूरा रखिएगा, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, समझ में आ गया बेटा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको कतई जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है बेटा। ध्यान रखें बेटा आप सभी, टेक केयर।